जो हम लोग यहाँ पे पैराबोला की एक्सरसाइज 5 का डिस्कशन करेंगे, और एक्सरसाइज 5 का डिस्कशन करने से पहले, दिस इज योर एक्सरसाइज 5, इसमें जो भी नॉर्मल के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो पैराबोला के टैंजेंट की सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, नॉर्मल की कॉन्सेप्ट्स भी पता है आपको, लेकिन आप उसको रिव्यू कर लीजिए अगर आपको बार बार डाउट होता है। तो बच्चों, जिस तरह से हमने टैंजेंट का पॉइंट फॉर्म देखा था, पैरामीट्रिक फॉर्म देखा था, स्लोप फॉर्म देखा था, तो इन तीनों को देखने के बाद आप नॉर्मल को भी जनरेट कर सकते हो। और लेकिन अगर आपको बार बार कंफ्यूजन आ रहा है तो बच्चों आप एक बार देख लो। सबसे पहले क्या होता है? पॉइंट फॉर्म, फिर होता है पैरामीट्रिक फॉर्म, और फिर होता है स्लोप फॉर्म। तो तीन फॉर्म्स को हम लोग बच्चों यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अगर आपको नॉर्मल नहीं याद आता है तो पहले आप टैंजेंट किया करिए, टैंजेंट के बाद ऑटोमेटिक आपको नॉर्मल की सारी कहानी याद आने लगेगी। जैसे बच्चों मैं आपको पॉइंट फॉर्म के लिए बता चुका हूँ कि कभी भी आपके पास कोई भी कर्व, उस पे आपके पास पॉइंट हो x1 y1, तो उस पॉइंट पे जब आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टैंजेंट की इक्वेशन, एक तो तरीका ये होता है कि आप t इक्वल टू 0 करके लिख लो। लेकिन अगर आपको वो तरीका नहीं रास आता है तो आप क्या करो, उस कर्व की इक्वेशन ले लो। जैसे यहाँ हम लोग पैराबोला पढ़ रहे हैं तो पैराबोला की यूज कर लेते हैं इक्वेशन। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको लिखेंगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x, 4a हो गया। यानी कि यहाँ से बच्चों dy बाई डी एक्स आ गया 4a अपॉन 2y, मतलब दिस इज योर 2a अपॉन y। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों हम इस टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे। तो टैंजेंट का स्लोप होगा एट पॉइंट x1 y1 which is equal to minus this is 2a by y1। तो बच्चों ये आपके टैंजेंट का स्लोप आ गया। अब टैंजेंट का स्लोप आ गया तो आप पॉइंट फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि टैंजेंट x1 y1 से पास हो रही है, हमें उस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप भी पता है। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज y minus y1 is equal to m times x minus x1। तो ये बच्चों हो गया पॉइंट फॉर्म। तो आपको बच्चों इसमें बार बार कंफ्यूजन नहीं होना है। आप t इक्वल टू 0 को भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज आप पॉइंट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख भी सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म है तो पैरामीट्रिक फॉर्म किसी भी कर्व का हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि पैरामीट्रिक फॉर्म एलिप्स में वो होता है a cos थीटा, b sin थीटा। हाइपरबोला में होता है a sec थीटा, b tan थीटा। तो हम यहाँ पैरामीट्रिक फॉर्म, पहला पैराबोला पढ़ रहे हैं तो हम पैराबोला को यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर पॉइंट लेना है 80 स्क्वायर 280। अगर हम इस पे टैंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहें तो बच्चों हम बहुत जल्दी लिख सकते हैं। एक तरीका है आप t इक्वल टू 0 को यूज करके लिख लीजिए, और अगर आप उसको नहीं लिखना चाहते तो आपने जो भी बगल में पढ़ा है आप उसको यूज कर लीजिए। तो टैंजेंट की इक्वेशन होगी, दिस इज योर, ये बच्चों टैंजेंट की इक्वेशन होगी बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स। तो बच्चों यहाँ पर इस कर्व का इस पॉइंट पे जब आप स्लोप निकालेंगे तो वो डिफरेंशिएट करके ही निकालेंगे। तो जब आप डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे तो वो आएगा 2a बाय y1। क्या आएगा? 2a बाय y1, एंड y1 इज योर पॉइंट, दिस इज 280 into x minus x1, x1 is 80 स्क्वायर। तो बच्चों मैं आपसे यही समझा रहा था कि आप किसी भी फॉर्म में निकालो, टैंजेंट की इक्वेशन आपकी वही निकल के आएगी जो मैंने आपको सिखाई है, ty is equal to x plus 80 स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ty माइनस 2a t1। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों t1 नहीं लिखते हैं क्योंकि t1 हमने ऊपर पॉइंट में भी नहीं लिखा है, तो हम t1 को यहाँ यूज नहीं कर सकते, सिर्फ t लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया ty माइनस 280 इज इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी t स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए x माइनस ty। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आ रहा? या आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। तो बच्चों ध्यान से देखिए, पॉइंट फॉर्म में भी मैंने आपको इक्वेशन बताई, दिस इज योर पॉइंट फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन, जिसको आप लर्न करने की पूरी कोशिश करिए। और बच्चों स्लोप फॉर्म में भी मैंने आपको बताई है टैंजेंट की इक्वेशन, उसको तो बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर कोई कर्व होता है तो कर्व में अगर आप स्लोप फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो टैंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, और c की वैल्यू होती है बच्चों a बाई m, जो आपने
बार बार देखा है कि y इक्वल टू mx प्लस c को y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट 0 करके c की वैल्यू a बाई m निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप पैराबोला की टैंजेंट भूल जा रहे हैं बार बार, या पॉइंट फॉर्म में कंफ्यूज हो रहे हैं, या पैरामेट्रिक फॉर्म में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से दिया है, जैसा क्वेश्चन होगा उस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड्स को यूज करेंगे। अब बच्चों अगर आपको पॉइंट फॉर्म समझ में आ जाता है तभी आप नॉर्मल फॉर्म सही से लिख पाओगे, वरना आपको नॉर्मल फॉर्म में भी कंफ्यूजन आएगा। और नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट करने से आप पहले मैंने आपको इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बताए थे। तो बच्चों अगर आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लिखना चाहो तो ये होते हैं a अपॉन m स्क्वायर 2a बाई m। तो टैंजेंट के इन टर्म्स ऑफ स्लोप अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हैं। अब बच्चों अगर आपको नॉर्मल के लिए पढ़ना है तो आप क्या करोगे, इतनी सारी स्टैंडर्ड्स को यूज करोगे और नॉर्मल के सारे स्टैंडर्ड्स जनरेट होते जाएंगे। तो आप क्या करो, इन्हीं सारी लाइंस को आगे कंटिन्यू कर दो। तो ये लाइंस आपने आगे कंटिन्यू कर दी। और बच्चों यहाँ पे मैं सारे स्टैंडर्ड के साथ कुछ स्टैंडर्ड एड ऑन भी कर दूंगा, तो वो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अभी जो देख रहे थे वो सब देखा आपने टैंजेंट के लिए, तो ऊपर लिख दीजिएगा ये है सब टैंजेंट के लिए। अब जो आप पढ़ेंगे वो सब पढ़ेंगे नॉर्मल के लिए। तो बच्चों अब जो आप पढ़ रहे हैं वो सारा किसके लिए है, नॉर्मल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल के लिए। सबसे पहले हमारे पास कौन सा फॉर्म होगा, पॉइंट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद कौन सा फॉर्म होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म। और उसके बाद बच्चों कौन सा फॉर्म होता है, स्लोप फॉर्म होता है। चलिए तो हमारे पास जैसी कहानी हम पैराबोला के लिए चला रहे हैं वैसी कहानी आपको एलिप्स और हाइपरबोला में भी चलानी है। स्टार्ट करते हैं। बताइए पॉइंट फॉर्म में बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन कैसे होगी। तो आपको सर ये तो बहुत इजी है, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। तो सर ये तो हम तुरंत लिख सकते हैं क्योंकि हमें टैंजेंट का स्लोप पता है। तो जो बेसिकली नॉर्मल का स्लोप होगा वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a। तो सर इसमें तो कुछ है ही नहीं दिक्कत की मैं इसमें सोचूं। उसके बाद सर पैरामीट्रिक फॉर्म में भी हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन बच्चों अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या करेंगे, यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, बस आपको नॉर्मल का स्लोप यूज करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे y माइनस y1। y1 क्या है बच्चों, 2at इज इक्वल टू m टाइम्स बच्चों नॉर्मल का स्लोप होगा माइनस y1 बाई 2a। तो माइनस y1 क्या है बच्चों, 2at, यही तो है, माइनस y1 अपॉन 2a। ये देखो बच्चों माइनस y1 अपॉन 2a, समझ में आ गया, टाइम्स x माइनस x1, x1 इज 80 स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल फॉर्म में टैंजेंट का जो स्लोप है वो माइनस टी, सॉरी नॉर्मल फॉर्म में जो नॉर्मल का स्लोप है वो माइनस टी है, ये आपको ध्यान देना होगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि नॉर्मल फॉर्म में, भाई आपको ये समझ में आ रहा है कि आपने इससे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म में टैंजेंट का जो स्लोप निकाला था वो 1/t था। तो यहाँ ऑब्वियसली बात है ना कि 1/t का m1 m2 -1 भी यूज करेंगे तो भी माइनस टी ही आएगा। तो आपने वही कॉन्सेप्ट यूज किया बच्चों, यहाँ से आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो नॉर्मल की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में भी आपको लर्न करनी पड़ती है, जिसका भी आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर आप भूल जाए तो इस तरह से वर्किंग करके आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस की वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें यही सब होगा। माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 80 क्यूब। तो मुझे इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80। ये बच्चों आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन आई है, ये आपको लर्न करनी पड़ती है। और बच्चों स्लोप फॉर्म में भी आपको मैं इक्वेशन बता चुका हूँ नॉर्मल की बहुत बार। मैंने बताया था स्लोप फॉर्म में अगर आपको डायरेक्टली लिखनी है तो आपके पास अगर टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो आप स्लोप का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अगर टैंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/a। तो आप डायरेक्टली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को खुद से ही जनरेट कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों जब आप खुद से जनरेट करेंगे तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा am², मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज यू am² कॉमा -2a।
तो बच्चों ये हो जाएगा किसका, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज की, m को -1/m से रिप्लेस कर दिया। अब बच्चों इस पॉइंट पे आप स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, y माइनस y1, देखिए y माइनस y1, तो बच्चों y1 की जगह आ जाएगा -2m इज इक्वल टू m टाइम्स। तो क्या लिखें बच्चों, आप हमको बताएंगे कि नॉर्मल का स्लोप क्या है। तो कहोगे सर नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए बेसिकली नॉर्मल का जो स्लोप होता है किसी भी पॉइंट पे, वो आपने बताया था सर, नॉर्मल का स्लोप होता है -y1/2a। तो बच्चों अगर हम नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे निकालेंगे ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की हेल्प से, तो निकाल लीजिए, दिस इज योर -y1 इज 2a अपॉन 2a। तो बच्चों जब आप नॉर्मल का स्लोप निकालोगे तो वो m ही आएगा, चेक कर लो, नॉर्मल का जब आप स्लोप निकालोगे तो वो m आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की हेल्प से, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड पहले से है, m टाइम्स x माइनस x इज x1 इज a। तो बच्चों यहाँ से स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, और वो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am। आप जरा चेक कर लीजिए, ये इक्वेशन आएगी। और बच्चों अगर आप इक्वेशन में थोड़ा सा आपको अगर प्रॉब्लम हो रही लर्न करने में, तो मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी करा देता हूँ। आप पैरामीट्रिक फॉर्म में देखिए, नॉर्मल का जो स्लोप था वो -t था, और स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का स्लोप m है। तो सब कुछ वही है, बस चेंज कहाँ पे हो रहा है, स्लोप में हो रहा है। यहाँ पे स्लोप है m और यहाँ पे स्लोप है -t। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको स्लोप फॉर्म में इक्वेशन पता है तो आप एक काम कर लीजिए, उसमें m की जगह -t पुट करेंगे तो आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो आपके पास एक काम है, या तो आप नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लर्न करिए, स्लोप फॉर्म में लर्न करने के बाद उसमें m की जगह -t पुट करिए, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी पैरामीट्रिक फॉर्म में। अदरवाइज आपके पास दूसरा काम है कि आप पैरामीट्रिक फॉर्म वाली इक्वेशन नॉर्मल की लर्न करिए और उसमें t की जगह फिर -m पुट करिए, तो आपके पास स्लोप फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन स्लोप फॉर्म आप बच्चों बहुत पहले से पढ़ रहे हो, तो आपको उसी में ही m को -t से रिप्लेस करने पर नॉर्मल फॉर्म में पैरामीट्रिक की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये कहानी तो बहुत अच्छे से क्लियर है, और आज के बाद अगर मैं आपसे टैंजेंट की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में, नॉर्मल की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में पूछूं, तो आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करो कि हाँ ये सर क्या है, ये कैसे लिखेंगे। तो आप बच्चों बहुत आसान तरीके से लिख सकते हो, और यही सारा कंसेप्ट आपको इलिप्स में और हाइपरबोला में यूज करना होता है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करेंगे और बेसिकली क्वेश्चंस को भी स्टार्टिंग करेंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चंस की। जैसे बच्चों आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मैंने अभी एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया, और क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बहुत सारे एग्जाम्स में असर्शन, रीजन, पैसेज, मैच द कॉलम, इस तरह से काफी सारी जगह ऑलरेडी पूछा गया है। तो ये है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने पहले लिया। देखिए क्या लिखा है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड होता है। लिखा है इफ द नॉर्मल एट अ पॉइंट 81 square, 281 meets the parabola y square equal to 4ax again in the point 82 square, 282। तो आपको प्रूफ करना है ये रिलेशन कि जो t2 है वो होगा -t1 -2/t1। सबसे पहले बच्चों क्या करिए, आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करिए, आप सबसे पहले सिर्फ एक काम करिए, पहले आप पैराबोला बनाइए। ये पैराबोला बन गया। फिर उसने क्वेश्चन में कहा है कि आप पैराबोला में एक पैरामीटर ले रहे हैं जो है t1, और t1 पे आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल। तो बच्चों नॉर्मल ड्रॉ करिए। अब बच्चों नॉर्मल तो एक लाइन होती है, जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो पैराबोला पे जाकर के फिर से मीट कर जाएगी, जिसके पैरामीटर क्या होंगे, t2। तो आपको t1 और t2 में रिलेशन बताना है जो उसने दिया है, कह रहा है ये होगा t1 और t2 का रिलेशन, ये आपको डेवलप करना। तो तुम कहोगे सर ये तो हो जाएगा। हमने कहा कैसे होगा, कहोगे सर ये एंगल 90 डिग्री है। हमने कहा हाँ। कहोगे सर ये सर नॉर्मल भी है। हमने कहा हाँ। और सर ये कॉर्ड भी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर पहले आप इसको कॉर्ड की तरह एज्यूम करिए और इसका स्लोप लिख लीजिए। ठीक है। और फिर सर यही लाइन नॉर्मल भी है t1 पे,
यही सेम लाइन T1 पे नॉर्मल भी है, तो T1 पे इसका स्लोप लिख लीजिए। तो जो बच्चों नॉर्मल का स्लोप होगा और जो कॉर्ड का स्लोप होगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उससे आप क्या कर लीजिए, ये रिलेशन डेवलप कर लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन हो सकता है आपको आसान तरीका ना रास्ता है, तो फिर आपके पास दूसरे काम भी पड़ जाएंगे। आप क्या करोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को सॉल्व करोगे इसके साथ T1 वाले पैरामीटर के साथ, यानी कि नॉर्मल वाली इक्वेशन के साथ। उसको सॉल्व करोगे तब आपके पास T2 पैरामीटर में कुछ रिलेशन डेवलप होकर के आएगा कि वो उसको कहाँ जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो बच्चों ये टाइम टेकिंग होता है, आप टाइम बहुत नहीं लेंगे। आप सीधा सीधा क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि ये तो एक कॉर्ड भी बन गई। तो बच्चों जब हम इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे तो कॉर्ड की इक्वेशन ना लिख करके पहले हम उसका स्लोप लिखते हैं। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा सर वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो ऊपर से 2a कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा T2 माइनस T1, और नीचे से a कॉमन ले लेंगे तो आएगा नीचे T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हमारा m जो आएगा वो आएगा बेसिकली 2 टाइम्स 2 अपॉन, डायरेक्ट लिख दे बच्चों, T2 प्लस T1, क्योंकि ऊपर से T2 माइनस T1 नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया स्लोप नॉर्मल का। और बच्चों आप नॉर्मल का स्लोप ऑलरेडी, सॉरी जो कॉर्ड है, कॉर्ड भी एक नॉर्मल ही है। अब आप बच्चों अभी आपने कॉर्ड का स्लोप निकाला था, दिस इज योर स्लोप ऑफ कॉर्ड, लेकिन अब आप स्लोप नॉर्मल का लिखेंगे। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है बच्चों, T1 पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पैरामीटर पे नॉर्मल का स्लोप जो होता है वो मैंने आपको बताया तो होता है माइनस T। तो T1 पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस T1। बच्चों मैंने आपको जस्ट पीछे थ्योरी बताई थी, मैंने बताया था किसी भी पैरामीटर पे नॉर्मल का स्लोप जो होता है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में माइनस T1 होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप क्या करेंगे, ये दोनों ही इस कॉर्ड के स्लोप है और वही सेम लाइन नॉर्मल भी है, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। जैसे ही बच्चों आप दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो ऊपर जो रिलेशन आपके पास थोड़ा भयानक टाइप से दिया है वो रिलेशन आपके पास डेवलप होगा। तो आप थोड़ा सा इस पर वर्किंग करिए। तो ये हो गया बच्चों माइनस T1 टाइम्स, तो उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो माइनस T1 टाइम्स T2 प्लस T1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ऐसे लिख लिया आपने। उसके बाद एक काम करिए, इसको लिख लीजिए T2 प्लस T1 इज इक्वल टू 2 बाय माइनस T1, ऐसे लिख लीजिए। और उसके बाद बच्चों आपको T2 चाहिए था, तो T2 आ जाएगा माइनस T1 माइनस 2 बाय। तो बच्चों यही रिलेशन आपको डेवलप करना था और ये रिलेशन आप डेवलप कर चुके हैं। और आपको याद रखना होगा कि कोई भी अगर नॉर्मल पैराबोला पे दोबारा मीट करता है तो आपको ये रिलेशन यानी कि T2 पैरामीटर अलग से एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, T2 पैरामीटर ये होता है। और इसी तरह से बच्चों मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि कोई भी कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड होती है तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होता है कि T1 T2 का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। ये भी बच्चों आपको दोबारा हम रिव्यू करा रहे हैं कि आपने कोई भी कॉर्ड लिखी पैराबोला की, लेकिन वो पैराबोला की कॉर्ड आप लिखोगे कैसे, T1 और T2 की लाइन जॉइनिंग इक्वेशन लिखना। तो वो इक्वेशन बन गई कॉर्ड की। अब इस कॉर्ड को क्या करना, a,0 से पास करा देना, क्योंकि वो फोकल कॉर्ड है। और जैसे ही पास कराओगे तो बच्चों T1 T2 में रिलेशन आ जाता है, T1 T2 इज इक्वल टू -1। और यही आप रिलेशन यूज करेंगे नॉर्मल की तरह ही। आपने यही पे जैसे टैंजेंट में किया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के क्या होते हैं, उसी तरह से आपने यहाँ सारे वर्किंग की। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप ये समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों हम लोग कुछ और स्टैंडर्ड्स को पहले समझते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस को करते हैं। तो दूसरे स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए बच्चों प्रिपेयर हो जाइए। ये है आपका नॉर्मल के स्टैंडर्ड। मैंने आपको स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसके अलावा मैंने आपको प्रूफ करा दिया कि T2 इज इक्वल टू -T1 माइनस 2 बाई T1। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। तो उसको बच्चों हम लोग एक बार समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि क्वेश्चंस बेसिकली सब थ्योरी पे ही बेस्ड है। थ्योरी अच्छे से क्लियर होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत रफ्तार में कर सकते हैं। मेरी आपको फिर कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है।
देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर ये बात आपको निकालनी है, तो ये स्टैंडर्ड आपको जनरेट करना है। तो ये स्टैंडर्ड कैसे जनरेट करेंगे? ये स्टैंडर्ड को जनरेट करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करिए, पैराबोला बनाइए। ठीक है, पैराबोला पे यहाँ पे पैरामीटर है T1, यहाँ पे पैरामीटर है T2, और आपने दोनों जगह क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। तो यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया T1 पे, और T2 पे भी आपने कहीं नॉर्मल ड्रॉ किया होगा। तो ये जो नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, समझ रहे हैं आप? ये जो नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी से आपको लेना देना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना है। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप कहोगे सर निकल आएगा, जैसे टैंजेंट्स का आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था, है ना, a T1 T2 a टाइम्स T1 प्लस T2, उसी तरीके से आप नॉर्मल्स का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। हमने कहा बेटा वो निकालने ही पड़ते हैं क्योंकि एग्जाम में यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको हो सकता है तब तक स्टैंडर्ड्स याद ना रहे, तो आप डायरेक्टली खुद से डिराइव कर लीजिएगा, क्योंकि पैसेज वाले क्वेश्चंस को करने में टाइम लगता है वरना। तो आप क्या करोगे, T1 फॉर्म में पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे। क्या होगी बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन? स्लो फॉर्म में पता है वो होती है y इज इक्वल टू mx, m की जगह पुट कर दो माइनस टी, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am की, क्योंकि बच्चों माइनस टी का क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब आप समझ गए ना, m की जगह आपने माइनस टी रखा होगा, तो माइनस टी का क्यूब जब करेंगे तो ये 80 क्यूब हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये होती है आपकी नॉर्मल की इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब पे मैंने m की जगह माइनस टी पुट कर दिया। तो बच्चों आपने T1 पैरामीटर पे लिखी है, तो आप t की जगह T1 लिख लीजिए। उसके बाद आपको फिर से बच्चों क्या करना है, फिर से आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू माइनस T2x प्लस 2a T2 प्लस a T2 क्यूब। ठीक है, अब आप बच्चों दोनों को सॉल्व करेंगे, अपने आप घर पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लीजिएगा, तो y y कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x आ जाएगा। तो जो बच्चों ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, बेसिकली आप इसको r भी कहते हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास सॉल्व होकर के आ जाएगा। दिस इज 2a प्लस a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा माइनस a T1 T2 टाइम्स T1 प्लस T2। ये बच्चों आपके पास सॉल्व करके आ, दिस इज नोन एज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में अगर आप भूलेंगे 100% भूल जाएंगे, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें समझाई है कि आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस भी गलत ना हो, क्योंकि बच्चों ज्यादातर बच्चे क्वेश्चंस छोड़ते ही हैं, उनको याद नहीं रहता, लेकिन आपके पास टाइम काफी होगा तो आप उसको डिराइव करके वहीं पे क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चंस मैंने किए हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर इसी सेम एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 5 के कॉन्सेप्ट्स को आगे सीखने के लिए, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे एक्सरसाइज 5 का डिस्कशन आप कर नहीं पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पैराबोला बनाइए, और पैराबोला में आपने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है। क्या लिखी थी बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स कुछ बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों पैराबोला में आपने नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखी थी, आपने लिखी थी y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये आपने इक्वेशन लिखी थी। तो बच्चों इस इक्वेशन को देख करके आपको फील हुआ होगा कि ये m में क्यूबिक इक्वेशन, अगर ये m में क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका मतलब इसके 3 रूट्स होंगे, m1 m2 m3, और xy की जगह बच्चों कुछ भी हो सकता है। xy लेट से मैंने h, k ले लिया, और मैंने कहा कि मैंने h, k से 3 नॉर्मल पास किए। आप 3 नहीं भी करोगे तो 3 होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लोप में क्यूबिक इक्वेशन। तो अगर आप किसी कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर h, k से नॉर्मल ड्रॉ करते तो बेसिकली एक नॉर्मल नहीं होगा, वो बेसिकली क्या होंगे, 3 नॉर्मल्स होंगे। वो क्या होंगे, 3 नॉर्मल्स होंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों
यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो m में नॉर्मल की इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में, ये m में क्यूबिक इक्वेशन कैसी है, क्यूबिक इक्वेशन। तो बच्चों चाहे आप इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में करिए, चाहे आप इसको स्लोप फॉर्म में करिए, आएगा यही कि आपके पास 3 नॉर्मल्स किसी एक पॉइंट से ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? तो बच्चों अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो मैं तो अभी नॉर्मल की एक जनरल इक्वेशन लिखी है, लेकिन ये नॉर्मल की जनरल इक्वेशन पास किससे हो रही है, h, k से। तो हम इसको h, k से पास भी करा सकते हैं। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू mh माइनस 2am माइनस am। अब आपको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर m में क्यूबिक इक्वेशन, तो इस क्यूबिक इक्वेशन से सही से लिखो। तो ये हो जाएगा am क्यूब प्लस 2am, ठीक है, माइनस mh प्लस k इज इक्वल टू 0। ये बच्चों मैंने इक्वेशन लिख दी। और क्यूबिक इक्वेशन लिखने के बाद बच्चों ये आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पर इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं। एक रूट है m1, दूसरा रूट है m2, तीसरा रूट है m3। समझ में आ गया? इनके रूट्स क्या है, m1, m2, m3। अब आप क्या करिए, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स लिखिए जरा, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, कहोगे सर यहाँ पे 2 डिग्री का तो टर्म है नहीं, 0 आएगा। हमने कहा 2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1। कहोगे सर 2 का है तो -1 की पावर 2 और 3 माइनस 2 यानी हाईएस्ट डिग्री 3 है, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1। 1 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है, 2a माइनस h अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट a। तो ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आई है 2a माइनस h अपॉन a। और अगर हम 3 का प्रोडक्ट लिखेंगे तो वो भी हम लिख सकते हैं। 3 का प्रोडक्ट बच्चों क्या होगा, दिस इज k अपॉन माइनस k अपॉन। तो बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि ये बेसिकली जो पॉइंट्स होते हैं ये को नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये तीनों नॉर्मल्स किसी एक पॉइंट से ही पास कर रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है, h, k। मेरी ख्याल से आपको को सबको समझ में आ गया होगा। और आपको ये को नॉर्मल पॉइंट्स अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं। ये पॉइंट्स बच्चों क्या है, दिस इज am स्क्वायर माइनस 2am लिख सकते हैं। समझ में आ रहा, अगर इसका स्लोप m1 है, याद आ रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसी भी नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने स्लोप के फॉर्म में आपको लर्न कराया था। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी लिख सकते हैं am3 स्क्वायर माइनस 2am3 लिख सकते हैं। सिमिलरली आप बच्चों इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, am2 स्क्वायर माइनस 2am2 लिख सकते हैं। तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पता है। अब बच्चों आपको क्या करना होगा, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी इन को नॉर्मल पॉइंट से जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा, वो ट्रायंगल का एक फॉर्मेशन भी करके आप चेक कर लीजिए। ये ट्रायंगल। अब बच्चों आप इस ट्रायंगल का अगर आप सेंट्रॉइड निकालेंगे तो सेंट्रॉइड आप कहेंगे कि 100% जो सेंट्रॉइड होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि बच्चों अगर हम इसका ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालेंगे, और ये बच्चों आप याद रखिएगा ये सारा का पैरामीट्रिक फॉर्म में भी कर सकते हैं टी के टर्म्स में, क्योंकि अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म में कर रहे होंगे तो वहां पे m की जगह आपको t नजर आएगा, तो वहां पे दिखाई देगा आपको t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू 0। समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चों अगर हम इस ट्रायंगल का, जिसका मैं नामकरण कर देता हूँ PQR, अगर आप इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालेंगे तो 100% कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। चलिए बच्चों हम लोग सेंट्रॉइड एक बार निकाल के चेक करते हैं। सेंट्रॉइड को G से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि am1 स्क्वायर प्लस am2 स्क्वायर प्लस am3 स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइड बाय 3 कॉमा, फिर y कोऑर्डिनेट होंगे माइनस 2a कॉमन ले लें, अंदर आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। और बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि m1 प्लस m2 प्लस m3 का जो सम है वो 0 होता है। तो बेसिकली आपके पास ये जो भी पॉइंट बनेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से 100% मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करना चालू कर देगा, यानी कि सेंट्रॉइड लाई ऑन एक्स एक्सिस। क्या समझ में आ रहा? तो जो सेंट्रॉइड होगा, ये जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने कवर कर दीजिए जो आपको एक्सरसाइज 5 में बताने होते हैं। सेंट्रॉइड लाइज ऑन
एक्स एक्सिस। ये बात सबको समझ में आ गई कि जो सेंट्रॉइड होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ओके ठीक है। अब बच्चों जैसा कि आप एक्सरसाइज का डिस्कशन कर रहे थे, एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में इलस्ट्रेशन 18, तो उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन 18 में क्या है, जब देखना स्टार्ट करते हैं, उसमें लिखा है find the locus of the point of intersection of the two normals to a parabola which are at right angle to one another। कह रहा है कि बच्चों हमें एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिससे दो नॉर्मल जो पास कर रहे हैं उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री। तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो हम समझ गए कि एक पॉइंट से दो नॉर्मल नहीं बल्कि एक पॉइंट से तीन नॉर्मल ड्रॉ किए जाते हैं और उनके स्लोप होते हैं m1 m2 m3। तो m1 भी उसी इक्वेशन का रूट होता है, m2 भी होता है, m3 भी होता है, लेकिन हमें रिलेशन दिया है कि दो नॉर्मल्स जो है उनके बीच का, जो आपने दो नॉर्मल उस पॉइंट से ड्रॉ किए उन दो नॉर्मल्स के बीच का खुद का एंगल 90 डिग्री है। यानी m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो बच्चों -1 आप यूज करेंगे। तो बच्चों सबसे कारगर इक्वेशन जो आपकी होगी वो थर्ड वाली होगी, यानी कि m1 m2 m3 जो आपको नजर आ रहा है, यानी कि इस वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में आप m1 m2 की जगह -1 पुट कर देंगे। जैसे ही बच्चों m1 m2 की जगह -1 पुट करेंगे तो आपके पास m3 की वैल्यू आ जाएगी, और m3 आपकी इक्वेशन जो है उसका एक रूट है। कौन सी इक्वेशन है बच्चों? ये वाली इक्वेशन है ना, क्योंकि इसी इक्वेशन के तो रूट से m1 m2 m3, तो m3 इसका एक रूट है। m3 को आप इसमें पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करेंगे तो बच्चों आपके पास वो लोकस आ जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा कि आपने अगर किसी पॉइंट से दो नॉर्मल ड्रॉ किए तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। और बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। लोग कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनको नॉर्मल की इक्वेशन एट अ टाइम याद नहीं आती है, वो सोच नहीं पाते और डिराइव भी करते हैं तो बहुत टाइम ले जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन उनका होने में काफी समय लगता है। होता तो है लेकिन समय काफी लगता है। तो जितनी थ्योरी मैंने बताई है थ्योरी को यूज करिए और क्वेश्चन आप भी करिए। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास कुछ दूसरी वर्किंग है, एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग करना स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5। तो ये बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया आपकी, आप इसको स्टार्ट करिए। क्या लिखा है? लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 16x at a point 1,4. What line parallel to this normal touches the parabola? तो तुम कहोगे सर 1,4 पे हम टैंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन तो हम तुरंत लिख लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आगे क्या लिखा है? What line parallel to this normal touches the parabola? मतलब पूछ रहा है कि कौन सी लाइन होगी जो उस नॉर्मल जो उसके नॉर्मल जो होगी उसके पैरेलल होगी और पैराबोला को टच कर रही होगी, ये आपको बताना है। तो बच्चों कैसे बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्या होगा? कहोगे सर कॉन्सेप्ट पहले क्या करते हैं, टैंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन तो लिखिए। हमने कहा बहुत आसान है, जैसे लिखना चाहो तो यहाँ पे पॉइंट गिवन है तो आप पॉइंट फॉर्म में लिख दो। पॉइंट फॉर्म में अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है स्लोप वगैरह तो आप डायरेक्टली d = 0 करके लिख दो। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख दे y × y1, y1 is 4 is equal to 16, x को रिप्लेस कर देते हैं x + x1/2 से। हो गई टैंजेंट की इक्वेशन, हो गई ना? समझ में आ गया? टैंजेंट की इक्वेशन एक लाइन में लिख दी, लेकिन अगर आपको एक लाइन में नहीं लिखना है तो बच्चों उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया पॉइंट फॉर्म में। ओके, तो बच्चों ये कितना आ गया? This is 4y is equal to 2/8 just 16 times x plus 1, ये आ गया। तो बच्चों कितना हो गया? ये y is equal to 2x plus 2, ये आ गया। यानी इसकी इक्वेशन हो गई 2x - y plus 2 equal to 0, 2x - y plus 2 equal to 0। तो बच्चों ये तो किसकी इक्वेशन होती है? टैंजेंट। तो बच्चों टैंजेंट का स्लोप आपको पता पड़ रहा है क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। टैंजेंट का स्लोप 2, तो नॉर्मल का स्लोप बच्चों क्या होगा? -1/2। तो नॉर्मल की इक्वेशन में लिख सकते हो इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। दिस इज y - y1 is equal to m times x - x। ये नॉर्मल की इक्वेशन है। इसको कंटिन्यू करेंगे तो बच्चों आएगा ये 2y - 8 is equal to -x plus 1।
बच्चों ये क्वेश्चन होगी बेसिकली x + 2y -8 - 1 which is equal to -9 equal to 0। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अब बच्चों हमें इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है। हमें इसी लाइन के पैरेलल, अगर आप कम समझ पा रहे हैं तो मैं आपको डायग्राम ट्रेस करके देता हूँ, आप डायग्राम से समझो। ये आपके पास y² = 4ax। अगेन आपने क्या किया, इस पे टैंजेंट की इक्वेशन लिखी, फिर आपने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी। आपको एक दूसरा नॉर्मल लिखना है जो इसी लाइन के पैरेलल और पैराबोला को टच कर रहा हो। ऐसे तो होगा, कहीं भी हो सकता है टच करता हो। तो तुम कहोगे सर पैराबोला को अगर टच करता हुआ, देखिए व्हाट लाइन पैरेलल टू दिस नॉर्मल टचेस द पैराबोला। तो तुम कहोगे सर जो उस लाइन का स्लोप होगा, यानी कि जो नॉर्मल का स्लोप है -1/2, वही इस लाइन का भी स्लोप होगा क्योंकि ये लाइन सेम है। तो अब ये सर लाइन क्या करती है, ये लाइन क्या करती है, ये पैराबोला को टच भी करती है। अगर कोई लाइन पैराबोला को टच कर रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे का काम आपको पता है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो बिल्कुल नहीं याद आ रहा तो बच्चों एकदम बेसिक फंडामेंटल यूज कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल ये है कि y² = आपके पास जो पैराबोला है वो 16x है, उसको सॉल्व कर लो उस लाइन के साथ। लाइन की इक्वेशन क्या है, y = mx + c। यही तो है, y = mx + c। याद आ गया? और बच्चों अगर आप पूरा सॉल्व नहीं करना चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि y = mx + c और y = 4, y² = 4ax में c का डायरेक्ट रिलेशन आपको पता है। अब 4a = पहले लिख लेना 16 है, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। और c की वैल्यू क्या होती है बच्चों, a/m। याद आ रहा है? तो a की जगह क्या है 4, m की जगह क्या है -1/2, यानी c की वैल्यू कितनी हो गई -8। यानी बच्चों आप इस लाइन की इक्वेशन तो अब आप लिख सकते हो। लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y = mx + c, यानी आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर है बच्चों y = -1/2x - 8। इसको आप रिव्यू कर लीजिए, क्वेश्चन आपका हो गया। और अगर आपको बच्चों कुछ भी नहीं याद है तो फिर तो पूरा जो आपको मेथड पता है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आंसर मैंने निकाल दिया। फर्स्ट का भी हो गया, मतलब सब कर दिया। तो बच्चों देख लीजिएगा आपके पास 16 आ रहा है लास्ट में, और ध्यान से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं एक बार लिख देता हूँ, 2y = -x - 16, ऐसे तो लिखेंगे भाई। आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2y = -x - 16, यानी कि x + 2y + 16 = 0। अब चेक कर लीजिए x + 2y + 16 = 0। तो बच्चों आपके फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद बच्चों आपके पास एक थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट्स 81², 281 and 82², 282 on the parabola meets on the parabola, then prove that t1 t2 is equal to 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए आप किस तरह से करेंगे, मैं आपको टाइम देता हूं करने के लिए। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन पढ़िए, करना स्टार्ट करिए, मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन, स्टार्ट करिए करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। करिए स्टार्ट। बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन थर्ड का डिस्कशन कर रहे थे। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या था, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं P और Q, और उस पे आपने नॉर्मल्स को ड्रॉ किया है। नॉर्मल का जो मीटिंग पॉइंट है वो ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखा है कि नॉर्मल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसकी प्रूविंग मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। अभी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो y² = 4x पे लाई करता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को y² = 4x पे लाई करा देंगे, और जैसे ही लाई कराएंगे तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा which is t1 t2 is equal to 2। तो बच्चों आपके पास ये पूरी सॉल्विंग है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास
और भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप अगर करना चाहें तो बिल्कुल यहाँ से करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो 4 और 5 को बच्चों लोग एक साथ करते हैं। तो सबसे पहले 4 और 5, तो जस्ट वेट, इतनी स्पेस में हो जाएंगे बच्चों दोनों क्वेश्चंस। तो 4 और 5 दोनों को एक साथ अटेम्प्ट करते हैं, या दोनों में से जो हो पाएगा उसको करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पहले। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें लिखा हुआ था कि आपके पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 12x। उसमें 3,6 पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। जब बच्चों आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन ये निकलती है, ठीक है, ये आप अपने आप से करिएगा। उसके बाद जब आप ये लिखेंगे इक्वेशन, तो आपको इस इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये जो इक्वेशन है वो कह रहा पैराबोला पे मीट करती है। कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो आप क्या करिए, इस पॉइंट को उठा करके जो 27, -18 है वो नॉर्मल की इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करेंगे तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा नॉर्मल की इक्वेशन को, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि उसको मीट करता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो आपकी नॉर्मल कॉर्ड है जिसपे दो पॉइंट्स आपने लिए हैं, एक 3,6 एक 27, -18, ये सर्किल का एक डायमीटर की तरह ही ट्रीट करेगा, यानी आपके पास डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज गिवन है। और बच्चों जब आपके पास डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज गिवन होती है तो आप डायरेक्टली भी सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो, या तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला और रेडियस वगैरह निकाल के भी लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्टली डायमीट्रिक जो फॉर्म होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, इस रिलेशन को भी यूज करके, क्योंकि जब भी आपके पास डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स आपके पास गिवन होते हैं तो भी आपके पास सर्किल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड होता है, तो उस स्टैंडर्ड को यूज करके भी कर सकते हैं। या जो ये दो पॉइंट्स हैं 3,6 और 27, -18, इनका मिड पॉइंट निकाल के, मिड पॉइंट से फिर एक किसी पॉइंट की डिस्टेंस लेकर के रेडियस निकाल के भी आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका 4th क्वेश्चन था, ये आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू।